मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग नाउन के केस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले केस को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में केस जो है नाउन की एक अवस्था है जिस अवस्था के अंदर कोई नाउन रहता है, क्रिया के मामले में या फिर सेंटेंस के अन्य शब्दों के मामले में, यानी कि वर्ब के मामले में या सेंटेंस के अन्य शब्दों के मामले में नाउन की जो अवस्था बनती है उस अवस्था का नाम केस है। यानी कि केस किसी नाउन का नाम नहीं है, बल्कि केस नाउन की एक अवस्था है वर्ब के मामले में या फिर सेंटेंस के अन्य शब्दों के मामले में। डिफाइन करने के लिए हमें कहना होगा कि केस इज द कंडीशन। ध्यान रहे, केस क्या है? कंडीशन है। किसका? ऑफ नाउन। नाउन की कंडीशन इन कंसर्न ऑफ एन एक्शन, वर्ब के मामले में, और अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वर्ब के मामले में या फिर सेंटेंस के अन्य शब्दों के मामले में नाउन की जो एक अवस्था बनती है या जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में हमारा नाउन होता है उस कंडीशन का नाम केस है। हिंदी में हम इसको कारक कहते हैं। एग्जाम्पल रख के समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल रखता हूं मैं, राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा। यहां मैंने किल वर्ब का प्रयोग किया है जो वर्ब के सेकंड फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब किल यानी कि जान से मारना। अब इस वर्ब के मामले में आप राम की कंडीशन तलाश करो और फिर रावण की कंडीशन देखो। राम ने रावण को मारा, यानी कि राम जो है इस एक्शन का डूअर है, डूअर ऑफ द एक्शन। क्लियर? यानी कि ये क्रिया को करने वाला है, डूअर है। रावण जो है ये रिसीवर ऑफ एक्शन है, यानी कि क्रिया के प्रभाव को रिसीव कर रहा है। आप ध्यान से देखो कि राम की एक अलग कंडीशन बनी है और रावण की एक अलग कंडीशन बनी है। मैंने कहा कि नाउन के कंडीशन का नाम केस है, तो राम एक अलग कंडीशन में, रावण एक अलग कंडीशन में, दोनों एक एक केस बनाएंगे। ठीक है। एक्चुअल में नाउन की जो कंडीशन है ना क्रिया के मामले में या फिर सेंटेंस के अन्य शब्दों के मामले में, वही वास्तव में हमारा केस होता है, कारक होता है। अब इस तरह के कंडीशंस जो बनते हैं, 4 तरह के कंडीशंस बनते हैं, है ना। आओ देखते हैं 4 तरह के कंडीशंस। पहली कंडीशन में हम उस कंडीशन को नाम देते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। अगली कंडीशन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं। तीसरी कंडीशन जो है ये पजेसिव केस कहलाती है। चौथी कंडीशन में हम उसे वोकेटिव केस कहते हैं। ठीक है। यही स्पेशली 4 तरह के केसेस बनते हैं। अब आओ देखते हैं कि हम नॉमिनेटिव किसे मानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पजेसिव किसे कहेंगे, वोकेटिव क्या, है ना। 1 बाय 1 करके इन सबको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं।
पहला जो कंडीशन बनता है जिसमें हम नाउन को नॉमिनेटिव केस मानते हैं, क्या मानते हैं? नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, कर्ता कारक। तो नॉमिनेटिव केस नाउन की उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर कोई एक नाउन सब्जेक्ट बनता है। जैसे मैंने यूज किया था राम किल्ड रावण। अब यहां राम जो है एक्शन का डूअर है, इसलिए ये क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। अगर सब्जेक्ट बना है तो राम को हम नॉमिनेटिव केस मानते हैं। कहेंगे कि राम किस केस में है भाई? तो नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस। यानी कि जब भी कोई नाउन सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बनता है यानी कि क्रिया का डूअर होता है, तो उस दशा में उस नाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं या मानते हैं। मान लेंगे कि राम किस कंडीशन में है भाई? तो क्रिया की करने की दशा में है। इस दशा का क्या नाम होगा? तो नॉमिनेटिव केस होगा, कर्ता कारक होगा। अगली जो कंडीशन बनती है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, कर्म कारक। तो इस केस में नाउन जो है आइदर ऑब्जेक्ट बनता है और फिर कॉम्प्लीमेंट बनता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होने वाले नाउन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो वर्ब के बाद करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है ऐसा होता है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ऑब्जेक्टिव केस जो है ऑब्जेक्ट होगा और नहीं तो फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखो, मैंने लिया है कि राम किल्ड रावण। रावण जो है ये एक्शन का रिसीवर है, यानी कि किल का जो प्रभाव है उसको रावण जो है रिसीव कर रहा है, यानी कि ये क्रिया से प्रभावित है। क्या कहेंगे इसको? रिसीवर ऑफ एक्शन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है ये। अगर ऑब्जेक्ट है तो अब कहेंगे कि ये कौन से केस में है भाई? तो ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, कर्म कारक है। ठीक है। अब हम इसको कॉम्प्लीमेंट बना करके देखते हैं कि उसका केस। अगर कोई व्यक्ति रावण के जैसा दुराचारी है, अत्याचारी है, तो हम उसके लिए ये सेंटेंस लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ही इज अ रावण। ये रावण जो है मेटाफर बना है। खैर फिगर ऑफ स्पीच से मुझे लेना देना नहीं है। अभी फिलहाल मैं ये बताऊं कि रावण का प्रयोग हमने ऑब्जेक्ट के रूप में किया या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया। तो इज जो है ये टू बी है, टू बी एम इज आर वाज वर होता है, और टू बी क्रिया हमेशा इंट्रांजिटिव हुआ करती है, यानी कि इस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। अर्थात ये रावण जो है ये कॉम्प्लीमेंट बना है। अब कॉम्प्लीमेंट बना है तो फिर इसका केस क्या होगा? तलाश कीजिए कि इसका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? तो वर्ब के बाद। इसका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? तो वर्ब के बाद। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ रावण कॉम्प्लीमेंट है। मुझे समझाना है कि जब कोई नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो उसका प्लेसमेंट वर्ब के बाद होता है, पहले नहीं हो सकता। अगर वर्ब के पहले होगा तो फिर उस नाउन का केस नॉमिनेटिव होगा, यानी कि नॉमिनेटिव केस का प्लेसमेंट कहाँ होगा? तो वर्ब के पहले। नॉमिनेटिव यहाँ आता है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा और नहीं तो फिर कॉम्प्लीमेंट होगा।
तो ये तो रहे आपके दो तरह के केस, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है, जिसके बारे में अक्सर हम डाउटफुल हो जाते हैं, है ना, वहाँ मिस्टेक हमसे होता है। आओ अब उसको समझते हैं। नाउन की अगली जो कंडीशन बनती है, उस कंडीशन को हम लोग पजेसिव केस कहते हैं, संबंध कारक। संबंध कारक, पजेसिव केस, संबंध कारक नाउन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई एक नाउन पजेशन दर्शाता है। पजेशन, स्वामित्व, स्वामित्व, मालिकाना हैसियत, क्या कहेंगे, मालिकाना हैसियत, अर्थात ये ऑनरशिप दर्शाता है। ठीक है, फिर से समझो कि पजेसिव केस नाउन की उस अवस्था का नाम है जिसके अंदर कोई नाउन जो है ऑनरशिप को शो करता है, या फिर स्वामित्व या फिर मालिकाना हैसियत दर्शाता है। कैसे? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, राम्स काऊ, राम की गाय। ठीक है, अब समझो आप कि राम एक नाउन है और काऊ भी एक नाउन है। राम का अधिकार गाय पर और गाय का अधिकार राम पर। अगर राम को दूध निकालना होगा तो कहाँ जाएगा, गाय के पास। और गाय को अगर फूड चाहिए तो ये किससे फूड मांगेगी, तो राम से। श्याम नहीं फूड देगा, राम जो है दूसरे जानवर के पास, भैंस के पास दूध निकालने नहीं जाएगा। अर्थात यहाँ पर दोनों नाउन का एक दूसरे पर ऑनरशिप है, मालिकाना हैसियत है। इस तरह के नाउन की कंडीशन को हम लोग पॉजेसिव केस मानते हैं या पॉजेसिव केस कहते हैं। तो सजीव के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, लेकिन जो निर्जीव होता है, नॉन एलिव होता है, उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे द वाटर ऑफ द गंगा, गंगा का पानी। अब वाटर का संबंध गंगा से और गंगा का संबंध वाटर से। संबंध बनाया किसने, तो ऑफ ने। और ये बनने वाला जो नाउन का कंडीशन है, इस कंडीशन का क्या नाम होता है, पॉजेसिव केस। यानी कि पॉजेसिव केस नाउन की उस अवस्था का नाम है जिसमें दो नाउन के बीच में संबंध बनता है, स्वामित्व दर्शाया जाता है, ऑनरशिप शो किया जाता है। ये रहा आपका नाउन का केस। जो होता है वह वोकेटिव केस होता है। वोकेटिव केस, संबोधन कारक, संबोधन कारक। इस केस के अंदर हम किसी नाउन को एड्रेस करते हैं, पुकारते हैं, कॉल करते हैं, है ना। यानी कि ये संबोधन के लिए यूज किया जाता है, एड्रेस के लिए, एड्रेस करने के लिए। ठीक है, हमने कहा रामू कम हियर, रामू कम हियर, रामू यहाँ आओ। या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कम हेयर रामू। अब रामू का प्रयोग दोनों जगहों पे मैंने एड्रेस करने के लिए किया है, पुकारने के लिए किया है। और ध्यान से आप देखो कि यहाँ रामू के बाद मैंने कॉमा का यूज किया है, यहाँ भी रामू के पहले कॉमा आया है। अगर ये कॉमा हटा लिया जाए ना, तो फिर आपका ये नाउन जो है वोकेटिव केस नहीं बल्कि नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो फिर क्रिया को हमें सिंगुलर करना पड़ेगा, इसलिए कि रामू जो है सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसका मतलब कि रामू को वोकेटिव केस बनाने के लिए इसके बाद हमें क्या रखना होगा, कॉमा, और इसके पहले भी कॉमा। अब यहाँ ये दोनों रामू और ये भी रामू किस केस में है,
तो वोकेटिव केस में है, वोकेटिव केस, ये भी रहा आपका वोकेटिव केस। ठीक है, अभी तक मैंने आपको नाउन के डिफरेंट टाइप्स के जो केसेस होते हैं सबका मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसमें आप ध्यान रखोगे कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस तो स्वतः आ जाते हैं। जिस रूप में कोई नाउन होता है उसी रूप में हम उसे नॉमिनेटिव में यूज कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव में यूज कर लेते हैं। लेकिन तीसरा जो केस है आपका पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, ये हमें बनाना पड़ता है। तो अगली पीरियड में मैं आपसे नाउन के पॉजेसिव केस को बनाने के बारे में आपसे बातें करूंगा। फिर उसके बाद की जो पीरियड आएगी जहां पर मैं नाउन के बाद प्रोनाउन का जो डिफरेंट टाइप्स का केस बनता है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उस वीडियो को भी आप लोग देखना नहीं भूलोगे। ठीक है, अगली पीरियड में मैं मिलता हूं आपको पॉजेसिव केस बनाने के रूल्स के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, बीच में इसको स्किप मत कीजिए। जब तक आप शुरू से आखिर तक नहीं देखोगे ना तो इसमें जो ज्ञान छुपा हुआ है वह आप तक नहीं पहुंचेगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ मुझे मार्गदर्शन दीजिए। स्पष्ट शब्दों में आप कमेंट कीजिए कि वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, है ना। आपकी राय मेरे लिए बहुत बेशकीमती होगी। फिर मिलता हूँ पॉजेसिव केस बनाने के नियम को जानने के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा।